नमस्कार बच्चों, हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने हर्षवर्धन जो है इसके जो साम्राज्य का इसने किस प्रकार से संगठन किया, इसने केंद्र में कौन कौन से इसके सहायक मंत्री और अधिकारी थे, इसके अतिरिक्त किस प्रकार की कानून व्यवस्था स्थापित की और किस तरह का सैनिक संगठन था, इन सब बातों के बारे में बात की थी। आज हम उसी के बारे में ही आगे बात करेंगे। आज सबसे पहले हम हर्षवर्धन की जो राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में बात करेंगे। हर्षवर्धन ने राज्यों को विभिन्न स्रोतों से जो आय है वो प्राप्त होती थी। सबसे अधिक आमदनी जमीन से होती थी। किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते थे। इनमें उद्रंग, ऊपरी कर, धान्य और हिरण्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तुलमय, भाग, भोग इत्यादि कर जो है ये भी लिए जाते थे। भौगिक जो है वो कर वसूलने वाला तथा पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था। राज्य की तरफ से कृषि व्यवस्था की देखभाल की जाती थी। कृषि योग्य भूमि की नाप करवाकर इसके अनुसार उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में किसानों से वसूला जाता था। बाणभट्ट के अनुसार वन जो है ये भी राजकीय आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे। इसलिए वनपाल वनों की सुरक्षा करता था। व्यापार और उद्योगों तथा अपराधियों पर लगाए गए जुर्माने से भी राज्य को आमदनी होती थी। ह्वेनसांग जो है इसका कहना है कि राजकीय आय सरकारी और आर्थिक कार्यों, सार्वजनिक अधिकारियों और विद्वानों को सहायता एवं पुरस्कार देने तथा दान पुण्य की मदों पर व्यय होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च के लिए 100 गांवों से होने वाली आय राज्य की ओर से दी जाती थी। अब हम बात करेंगे प्रांतीय और स्थानीय शासन के बारे में। हर्ष के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्र को प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से प्रांतों में बांटा गया था, जो कि भुक्ति या देश कहलाते थे। इनका शासक सम्राट के द्वारा नियुक्त होता था। वह विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कि ऊपरी महाराज, गोप्ता, भोगपति, राजस्थानीय या राष्ट्रीय। हर्षवर्धन के समय में अहिछत्रा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, श्रीनगर या नगर भुक्ति एवं पुंड्रवर्धन भुक्तियों का उल्लेख मिलता है। प्रथम जो 3 भुक्तियां हैं ये उत्तर प्रदेश में, नगर भुक्ति बिहार में और पुंड्रवर्धन बंगाल में थी। भुक्ति से छोटी इकाई विषय थी, जिस पर विषयपति शासन करता था। विषय पथक में विभक्त थे। विषयपति की बहाली प्रांतपति करता था। मधुबन अभिलेख में कुंडधानी विषय और बंसखेड़ा अभिलेख में अंगदीय विषय का उल्लेख है। कभी कभी विषयपति की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी। विषय आधुनिक जिले के समान थे। विषयपति का कार्यालय विषयाधिकरण कहलाता था, जो अधिष्ठान या मुख्य शहर में होता था। पथक जो है इसमें अनेक ग्राम होते थे। पथक की स्थिति तहसील जैसी थी। ग्राम प्रशासन का प्रधान मेहतर होता था। वह अग्रहारिक, अष्टकुलाधिकरण, अष्टपटलिक, जलवाटक, पुस्तपाल, कर्णिक या लेखक या कायस्थ इत्यादि की सहायता से ग्राम प्रशासन चलाता था। मेहतर संभवतः गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था। वह अवैतनिक कर्मचारी था। जन कल्याण संबंधी जो हर्षवर्धन के द्वारा कार्य किए गए थे उसके अंतर्गत हम बात करें तो हर्षवर्धन जो है इसके प्रशासन का उद्देश्य इसे लोक हितकारी बनाना था। ह्वेनसांग हर्ष के प्रशासन की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि सरकारी मांगें कम थी। परिवारों के पंजीकरण की न तो आवश्यकता थी और न ही जबरदस्ती बेगार ही ली जाती थी। कर बहुत हल्के थे
और अपनी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा में लोग जो हैं वो लगे हुए रहते थे। प्रशासन ईमानदार था, सभी लोग आपस में मिलकर कार्य करते थे। सम्राट जनहित के कार्यों में भी पूरी दिलचस्पी लेता था। उसने आवागमन की सुविधा के लिए सड़कों का निर्माण करवाया तथा उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की। उसने चैत्यों, विहारों और मंदिरों तथा सरायों का निर्माण करवाया। शिक्षा और साहित्य के विकास में भी उसकी गहरी अभिरुचि थी, इसलिए विद्वानों को दान दिए गए और उन्हें पुरस्कृत किया गया। शिक्षण संस्थाओं, ब्राह्मणों और गरीबों को दान दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय भी उसके दान से लाभान्वित हुआ। यद्यपि हर्षवर्धन का प्रशासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था, फिर भी इसमें अनेक कमजोरियां थीं। पूरी व्यवस्था सामंती पद्धति पर आधारित थी। स्थानीय अधिकारियों के हाथों में शक्ति संचित हो गई। भूमि अनुदान की व्यवस्था ने अधिकारियों और प्रांतीय शासकों तथा स्थानीय तत्वों को अधिक प्रभावशाली बना दिया। कृषि पर अधिक बल देने से उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, मुद्रा व्यवस्था और नगरों के प्रचलन को धक्का पहुंचा, जिसने राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी। दान दक्षिणा में अधिक व्यय होने से भी आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा गई। प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण रहने से अधिकारियों के अत्याचार बढ़ गए और अव्यवस्था, असुरक्षा बढ़ गई। चीनी यात्री स्वयं स्वीकार करते हैं कि उसे अनेक बार चोर डाकुओं का सामना करना पड़ा और सम्राट की हत्या का भी प्रयास कन्नौज सम्मेलन के अवसर पर किया गया। इस प्रशासनिक व्यवस्था में विघटनकारी तत्व बहुत अधिक शक्तिशाली थे। फलतः हर्ष की मृत्यु के तत्काल बाद ही उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। हर्ष की अगर धार्मिक नीति की हम बात करें तो हर्ष एक धर्म सहिष्णु शासक था। शैव मतावलंबी होते हुए भी उसने अन्य धर्मों को भी समान दृष्टिकोण से देखा। वह विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों को बुलाकर उनसे धर्म पर चर्चा भी करता था। अपनी बहन राज्यश्री के कारण वह बौद्ध धर्म की तरफ आकृष्ट हुआ तथा ह्वेनसांग के प्रभाव के कारण वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। हर्ष के प्रयासों से महायानी बौद्ध धर्म का चीन में प्रचार हुआ। भारत में इसके प्रसार की गति तीव्र हुई। ह्वेनसांग के सम्मान में तथा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक सभा बुलाई, जिसमें 20 राज्यों के राजा, विभिन्न धर्मों के विद्वान, ब्राह्मण और सहस्त्रों हीनयानी और महायानी बौद्ध इकट्ठे हुए। इस अवसर पर कन्नौज में एक विशाल संघाराम तथा 100 फीट ऊंचा बुर्ज बनवाया गया। इसमें हर्ष के कद के बराबर एक सोने की प्रतिमा स्थापित की गई। इसी अवसर पर संघाराम में आग लगने, हर्ष की हत्या का प्रयास और हर्ष के द्वारा 500 ब्राह्मणों जो हैं उनके निष्कासन का भी उल्लेख ह्वेनसांग करता है। इस सभा ने महायान संप्रदाय की श्रेष्ठता स्थापित की। बौद्ध धर्म का समर्थक होने के बावजूद ब्राह्मण धर्म में उसकी अभिरुचि कम नहीं हुई। प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था, जिसमें बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा होती थी। इस अवसर पर वह अपने 5 वर्षों की अर्जित संपत्ति, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी दान में दे देता था। ह्वेनसांग छठे परिषद का उल्लेख करता है। इस अवसर पर 5 लाख व्यक्ति जो हैं ये एकत्रित हुए। ये परिषद 75 दिनों तक चली। इसमें प्रथम दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की पूजा होती थी तथा चौथे दिन दान किया जाता था। इस प्रकार अपनी प्रजा के भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए हर्ष ने काफ़ी अधिक प्रयास किए। अब हम बात करें अगर साहित्य और शिक्षा को संरक्षण की, तो हर्ष जो था वो एक विद्यानुरागी शासक के रूप में विख्यात था। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों को समुचित आदर देता था, उन्हें दान देता था और शैक्षणिक संस्थाओं को उदारतापूर्वक अनुदान भी देता था। 11वीं शताब्दी का गुजराती कवि सोडल अवंती सुंदरी कथा में हर्ष को विक्रमादित्य, मुंज और भोज जैसे कविंद्रों की श्रेणी में रखता है। हर्ष ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे। इत्सन के अनुसार हर्ष ने नागानंद की रचना कर राज दरबार में उसे अभिनीत भी करवाया। हर्ष का दरबार ख्याति प्राप्त विद्वानों से भरा रहता था। इनमें सर्वाधिक विख्यात बाण भट्ट था। बाण ने कादम्बरी, हर्षचरित्र, चंडी शतक आदि की रचना की। बाण के अतिरिक्त मयूर और मातंग दिवाकर भी हर्ष के दरबारी थे। मयूर ने सूर्य शतक की रचना की। उड़ीसा का प्रसिद्ध विद्वान जयसेन जो था ये भी हर्ष के समय में था, जिसे हर्ष ने 80 नगरों की आमदनी जो है ये दान स्वरूप देना चाही।
परंतु उसने नहीं ली। नालंदा महाविहार को भी अनेक ग्राम दान स्वरूप दिए गए। इस प्रकार से हर्ष जो है उसने साम्राज्य की उन्नति के लिए, अपने राज्य की उन्नति के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए। थैंक यू।